एमकेएम लंदन की जानिब से लिस्ट जारी कर दी गई है और अपने उम्मीदवारों के नाम भी जारी कर दिए हैं। अगर इनको किसी भी फैक्शन को इनके वोट पड़ गया और कोई भी फैक्शन इनका कराची में जीत गया तो वो एक नुकसान होगा इस शहर के लिए। तो आप लोग क्या एमकेएम लंदन को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, वकील देखें, वो हर जगह वकील तो देखें अलग अलग सोच के होते हैं सारे, बस एक ख्याली पिलाव है जो है कि जीत जाएंगे शायद इलेक्शन ये करके। एमकेएम पाकिस्तान उनके लिए तो एक बड़ा मसला खड़ा हो गया है। बात ये है कि एमकेएम पाकिस्तान हो, एमकेएम लंदन हो या कोई और ग्रुप भी हो, हैं सब एक ही, सब अपनी खाल बचा रहे हैं क्योंकि मुलविस तो सभी रहे हैं। एमकेएम को हम ये क्रेडिट दे सकते हैं, इन्होंने आम आदमी को एमपी भी बनाया, एमएलए भी बनाया, लेकिन फायदा क्या हुआ? देखें, वो आम आदमी को इन्होंने एमपी एमएलए जो बनाया, फिर बाद में जाके वो प्राडो खरीदने में लग गया। यही तो सही मसला होता है। दूसरे का बच्चा जो है उसने वो कलेक्शन पकड़ा के उसको टारगेट किलर बनवाया, जो आज इलेक्शन में नाम खड़े, मैं नाम अभी नहीं लूंगा, अभी वो इलेक्शन लड़ने नाम खड़े, उन सबके नाम है उसके अंदर। सर, एमकेएम लंदन और क्राइम सबने बहुत मजे से देखा है, खाले कैसे छीनी जाती थी, खालों की पर्चियां कैसे कट जाती थी। सही है, पुलिस वाले खाले दे रहे होते थे इनको। एक जगह रेड किया गया, उस बिल्डिंग से जो है वो पर्चियां और असला और गोलियां निकाली गई, सारा मीडिया उसको बोला था खाली बिल्डिंग, और वो मैं वाहिद आदमी था जिसने ये बात वायरल की थी कि वो बिल्डिंग एक यूनिट ऑफिस था एमकेएम का। सर, लेकिन अल्ताफ हुसैन का क्या किरदार था ये सारे मामलात के अंदर? अल्ताफ हुसैन तो उस टाइम लंदन में थे और उस टाइम भी लंदन में। किसी घर का कोई बच्चा अगर गलती करता है ना तो उसके बाप को बुरा बोला जाता है। एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज हुआ, किन किन क्राइम के अंदर ये लोग मुलव्विस थे और उन्होंने क्या क्या किया? देखें, टारगेट किलिंग, किसी से भी कोई छोटी मोटी दुश्मनी हो जाए, मतलब ऐसी भी दुश्मनी हो जाए कि आपकी पड़ोस में रहता हो और आपकी मुमारी हो जाए, आपको कुछ दिन बाद कोई मार देना। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई ये समझता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला ले और फिर दोबारा एस्टेब्लिशमेंट उसको आने दे दे, तो देखिए एस्टेब्लिशमेंट में भी लोग जो है ना वो घास नहीं खाते। अब वो वाली बात नहीं है कि अब ये किसी को भी मार दे, कुछ भी कर दें, ये वो, अब डेटा सबका सबके पास है। मुस्तफा कमाल साहब एमकेएम पाकिस्तान के तकरीबन हम ये कह लें कि हेड कर रहे हैं उसी को, इस्लाम खानी और मुस्तफा कमाल साहब। क्या देखिए, वक्तों के अल्ताफ हुसैन बनना चाह रहे हैं? नहीं, ना ही बने तो अच्छी बात है। और बात ये कि देखिए, जहाँ तक बात है मुस्तफ़ा भाई की, उनका एक पॉजिटिव रोल था जब तक वो एमकेएम में भी थे, मेयर थे। फिर उसके बाद उन्होंने एक बोल्ड स्टेप भी लिया, ठीक है, कि उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने बोला, लेकिन उन्होंने अपनी सियासत अपने हाथ से इस तरह ख़त्म की कि वो एमकेएम में जम हो गए। एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उस पर, और उसके साथ साथ एमकेएम लंदन की जानिब से लिस्ट जाहिर कर दी गई है और बता दिया गया है कि उनके भी जो उम्मीदवारान हैं वो कराची से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ कराता चलूं तो फहद बलोच साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और इसके साथ साथ आपने सोशल मीडिया पे अगर कराची के शहरी है और उसका मोबाइल छिनता है तो वो हुकूमत से ज्यादा फहद बलोच को पुकारता है, मेंशन किया जाता है कि फहद बलोच मेरा मोबाइल छिन गया है और मेरे साथ ये ज्यादती हो गई है। तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि ये जो आला हकाम है उनसे रब्ता करके कराची के शहरियों के मसले हल करवाते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह। अच्छा सर, आज हम बात करेंगे, सबसे ज्यादा बात होगी वो एमकेएम लंदन पर होगी, क्योंकि आज एमकेएम लंदन की जानिब से लिस्ट जारी कर दी गई है और अपने उम्मीदवारों के नाम भी जारी कर दिए हैं। ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है और एमकेएम पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले ये बताएं आप कि ये जो लिस्ट आई है इसमें कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और क्या वाकई इनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी जाएगी? देखिए, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त तो इनको नहीं दी जाएगी, और अगर देखा जाए तो एक तरीके से उन्होंने अपना एक फ़र्ज़ पूरा किया है अल्ताफ हुसैन साहब ने, कि उन्होंने एक जो है वो लिस्ट जारी कर दी है इस नाम की। बाकी इसमें से कुछ लोग जो हैं वो गिरफ्तार हैं और बाकियों का भी पता नहीं है कि कौन है, लेकिन मोस्टली उन्होंने जो रखे हैं अपने साथ इस लिस्ट के अंदर वो सारे वकील ही रखे हैं, और इसलिए रखे हैं क्योंकि ज़ाहिर है कानून जो है वो प्रोटेक्शन उनको एक आती है, वकीलों को काम करना आता है, तो इसलिए रखें। लेकिन ये कोई फ़ायदा नहीं है लिस्ट इशू करने का उनकी, क्योंकि ये रेस में नहीं है इस वक्त। सर, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार थे, ये एकदम अब करने हम ये कह सकते हैं कि ब्लास्ट किया गया है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इनके खिलाफ काम कर रही हैं, एमकेएम लंदन है और इनको इजाज़त नहीं है पाकिस्तान के अंदर सियासत करने की, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि एकदम पूरी लिस्ट तैयार हो जाती है, जिसमें से ये जो पंवर साहब हैं ये पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं जी, और इसके अलावा भी कुछ लोग हैं, लेकिन ज्यादातर वकील हैं। सर, आप लोग क्या एमकेएम लंदन को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, वकील देखें, वो हर जगह वकील तो देखें अलग अलग सोच के होते हैं सारे,
कोई यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा है, कोई कहीं पे इलेक्शन लड़ रहा है, सारे इधर उधर इलेक्शन लड़ते हैं, क्योंकि वकालत का पेशा ऐसा है तो सियासत से थोड़ा मिलता जुलता होता है, तो इसलिए लड़ते हैं। अब बात ये है कि देखें, ये सारे नए नाम है, मोस्टली इसमें नए नाम है, कोई ऐसा नाम नहीं है कि जो पुराना हो या पुराना इनके साथ का हो। और जहाँ तक बात है कि इनको इलेक्शन लड़ने, देखें इलेक्शन इनको लड़ने की इजाज़त इसलिए भी नहीं दी जा सकती क्योंकि इन्होंने पहले क्या किया है, पुराने वक्तों में इन्होंने क्या किया है, अभी वाली हो या कोई भी हो या कोई भी ग्रुप हो उसका कुछ भी हो, इन्होंने किया क्या है शहर के अंदर, शहर में टारगेट किलिंग करवाई है, भत्ताखोरी है, सारे मामला आते हैं। अच्छा, यही बात अगर आप किसी और से कर दें तो दूसरे लोग बोलते हैं कि दूसरी तंजीमें नहीं करवाती क्या, तो मतलब ये कोई जस्टिफिकेशन है इसकी कि अगर कोई एक बंदा करा रहा हो तो मैं, वो कूद रहा है तो मैं भी कूदूंगा उसके साथ। तो देखें इसका कोई फायदा नहीं है, ये इलेक्शन तो नहीं जीतते इस तरह, बस एक ख्याली पिलाव है जो है कि जीत जाएंगे शायद इलेक्शन ये करके, या इलेक्शन लड़ लेंगे। तो अपनी उन्होंने फर्ज था, मैंने आपको बताया कि सियासी फर्ज उन्होंने अपना पूरा कर दिया है, लेकिन सियासत में इनकी जगह कोई नहीं है। मतलब जगह इसलिए नहीं है क्योंकि देखें कराची के अंदर 2008 के बाद 2000 से जो होता आया, फिर उसके बाद 2008 आई, 2008 के बाद जो होता आया, फिर सबको पता है ऑपरेशन ज़रूरी था। कोई शौक से तो कोई एजेंसी ऑपरेशन नहीं करती है, कोई इदारा ऑपरेशन नहीं करता। ऑपरेशन इसलिए किया गया क्योंकि इतने पानी सर से ऊपर चला गया था कि टारगेट किलिंग इतनी बढ़ चुकी थी, भत्ताखोरी इतनी बढ़ चुकी थी कि मतलब ट्रेंड चल रहा था कि किसी इलाके में अगर कोई पख्तून स्पीकिंग इलाका होता था तो उसके अंदर उर्दू स्पीकिंग के साथ कुछ बुरा होता था, या फिर कोई उर्दू स्पीकिंग इलाका होता था तो उसके अंदर पख्तून के साथ बुरा होता था। मैंने शाहिद हैत साहब के साथ ऑपरेशन में जो है वो बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया, 2013 वाला जो था, तो मेरे लिहाज से तो डिज़ास्टर कहलाएगा अगर कभी भी इनको सीटें मिल गई पूरे शहर के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके से इनको मिले, लेकिन बात यह है कि एक डिज़ास्टर होगा शहर के लिए पूरे। सर आपकी इस बात से तो मुत्तफिक हूँ कि ये लोग नहीं जीतते, लेकिन आपको, मुझे जहाँ तक या मेरा तजुर्बा है या मैं आपसे पूछता हूँ, एमकेएम पाकिस्तान, उनके लिए तो एक बड़ा मसला खड़ा हो गया है। देखिए वो आपस की लड़ाई है इनकी, ठीक है। बात यह है कि एमकेएम पाकिस्तान हो, एमकेएम लंदन हो या कोई और ग्रुप भी हो, हैं सब एक ही। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखें ये इतना बच्चा कोई भी नहीं, इतना कोई पागल नहीं होता शहर के अंदर, ना हमें ना पढ़ने लिखने वाले लोग हैं कि वो जो है उनको पता ना चले, हैं सब एक ही। बस ये सिर्फ ये है कि अपने आप को बचा रहे हैं, सब अपनी खाल बचा रहे हैं, क्योंकि मुलविस तो सभी रहे। तो अपनी खाल बचाने के लिए कोई किसी को डिसोन कर रहा है, कोई किसी को डिसोन कर रहा है, ये तो ट्रेंड है इस मुल्क का, इसी तरह होता है। अपनी खाल बचाने के लिए क्या ये मुलविस नहीं थे कि जितने भी इसमें पुराने जितने नाम हैं एमकेएम के अंदर अभी काम कर रहे हैं, ये मुलविस नहीं थे पुराने? आप सर आपने शाहिद हैत साहब के साथ बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया है, हमने देखा है, आप मौजूद भी थे, आपकी वीडियोस भी हमने देखी हैं। उसके अलावा अगर हम बात कर लें तो उस वक्त की एमकेएम हमने देखा 2013 से पहले साने बल्दिया और भत्ता माफिया हमाद सिद्दीकी कहाँ थे, शहर का क्या हाल था, अपने को भी नहीं छोड़ना। एक होता है ना कि महाजिर कौम के साथ मुखलिस हों कि नहीं भाई महाजिर कौम के हम रखवाले हैं, हम दूसरों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन यहाँ महाजिर कौम के साथ भी ज्यादती हुई है। फराज भाई बात ये असल में कि उनके पीछे हाथ किसका था? आज जो बैठे हुए एमकेएम पाकिस्तान में इन्हीं का हाथ था ना, यही सारे सपोर्टर थे ना, यही सारे लोग थे ना। अब सब बोल रहे हैं कि मैं नहीं था, मैं नहीं था, ये तो वही वाली बात हो गई ना कि मैच खेल रहे हैं एक और जो हार गया बोला नहीं मैं तो खेल ही नहीं रहा, वो वाली बात है। तो बात ये है कि ये सारे मुलविस थे, अब वो सब अपनी खाले बचा रहे हैं। या फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ वो बुरा भला कह रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब को या किसी को भी बुरा कह रहे हैं, तो सारी जिंदगी उन्होंने सियासत किसके नाम पे की है? इन्हीं के नाम पे की है ना। तो बात ये है कि अपने आप को बचा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अगर इनको किसी भी फैक्शन को इनके वोट पड़ गया और कोई भी फैक्शन इनका कराची में जीत गया तो वो एक नुकसान होगा इस शहर के लिए, क्योंकि इनके तो खुद आप पुराने इंटरव्यूज निकाल के देख लें, कभी ये एक दूसरे के लिए जान दे रहे होते हैं, कभी एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, ठीक है। मतलब इनका तो कोई वो है ही नहीं ना कि कोई इथिक्स है ही नहीं सियासत में, कि एक होती है ना आदमी की वो छोड़ के चला जाए सियासत, वैसा कुछ भी नहीं है। कभी एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, कभी एक दूसरे के साथ बैठे हुए होते हैं, फिर एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, फिर इलेक्शन आता है तो एक साथ हो जाते हैं, मतलब मजाक कर रहे हैं। और एक चीज होती है ना, देखें कि इलेक्शन कराना कोई मसला नहीं है या इलेक्शन जीतना कोई मसला नहीं है, डिलीवर क्या किया है आज तक, डिलीवर क्या कर सकें। अगर आप देखें तो कराची शहर को तो बहुत कम लोगों ने, किसी ने भी डिलीवर नहीं किया। कराची शहर के अंदर आज भी वैसे ही क्राइम होता है, कराची शहर में आज भी वैसे ही मसाइल हैं, कराची शहर में आज भी, ये सिर्फ इलेक्शन जीतने से कुछ अर्से पहले मामला अच्छे हो जाते हैं, सब आ जाते हैं अच्छे बन के और कहते हैं कि भाई हमें वोट दो, हम ये मसला 30 साल से क्या कर रहे थे। मुझे तकरीबन मॉनिटर करते हुए भी, सियासत को भी क्लोजली मॉनिटर करते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, 15-16 साल हो गए। तो मैं तब से अब तक देख रहा हूँ कि बस ऐसे ही चलता है हर साल,
हर दफा ऐसे ही होता है इलेक्शन, और हर दफा ऐसे ही आ जाता है कोई ना कोई। और जब इलेक्शन जीत नहीं रहे होते तब कह रहे होते हैं हम ये भी मसला हल करेंगे, ये भी करेंगे, जीतने के बाद जो है नजर भी नहीं आता। कोई भी हो, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं न्यूट्रली आपको बता रहा हूँ कि जब तक आम आदमी से उठ के कोई लीडर नहीं बनेगा या कोई नया चेहरा नहीं आएगा या कोई नई चीजें नहीं आएंगी, तब तक ये मामला चलते रहेंगे। आप अभी इनको हुकूमत दे दें और फिर आप देखें 6 महीने बाद क्या कत्लो गैरत मचती है शहर के अंदर। सर एमक्यूएम को हम ये क्रेडिट दे सकते हैं, इन्होंने आम आदमी को एमपी भी बनाया, एमएनए भी बनाया, लेकिन फायदा क्या हुआ? देखें वो आम आदमी को इन्होंने एमपी एमएनए जो बनाया, फिर बाद में जाके वो प्राडो खरीदने में लग गया अपनी। यही तो सही है। मसला होता है। बाद में उसने अपनी प्राडो खरीदी और दूसरे का बच्चा जो है उसने वो कलेक्शन पकड़ा के उसको टारगेट किलर बनवाया। मैंने बहुत सारी जीआईटीज पढ़ी हैं, बहुत सारे पेपर्स पढ़े हैं और बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं जो आज इलेक्शन में नाम खड़े। मैं नाम अभी नहीं लूंगा, अभी वो इलेक्शन लड़ने नाम खड़े, उन सबके नाम है उसके अंदर। तो ये अभी कहाँ से अहल होगा इलेक्शन लड़ने के? दाढ़ी रख के क्या इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएगा आदमी? ऐसे बहुत से नाम है इस शहर के अंदर जिनके नाम है एजेंसीज के पास, वो इलेक्शन कैसे लड़ रहे हैं? लेकिन ये तो इस मुल्क का अलमिया है। इस मुल्क में डिस्क्वालीफाई सही नहीं किया जाता किसी को, एक दफा डिस्क्वालीफाई किया जाता है वो बार बार आ जाता है, ठीक है, फिर उसको कोई और नया नहला धुला के वापस साफ सुथरा करके वापस ला के पेश कर दिया जाता है। देखिए ये तो होता रहेगा, ये तो पूरे मुल्क का अलमिया है। तो ये तो इसको ठीक होना चाहिए। अगर ये देखें आज इस तरीके से हो रहा है तो ये अगर खुदा ना खास्ता कभी सीटें जीत भी गए, कोई भी जीत गया, मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें से कोई भी फैक्शन जीत गया तो वो वही करेगा जो उन्होंने 2000 के बाद किया था। और 2000 के बाद उन्होंने क्या किया था वो मैं आपको आगे मजीद जब चलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। सर एमकेएम लंदन और क्राइम, बिल्कुल। क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए एमकेएम लंदन और क्राइम, देखिए एमकेएम लंदन तो अभी वो सारे लंदन वाले जो हैं वो तो पाकिस्तान में आ गए ना, सही है। वो मतलब मशीन से धुल के मतलब मशीन से धुल के नहीं आए वो। मतलब बात ये है कि बड़ी बड़ी बातें वो आगे करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सबने देखा है कि उन्होंने क्या किया इस शहर के अंदर, और सबने बहुत मजे से देखा है। खाले कैसे छीनी जाती थी, खालों की पर्चियां कैसे कट जाती थी, सही है। पुलिस वाले खाले दे रहे होते थे इनको, ऐसे पुलिस वाले भी हैं जिन्होंने स्टोरियां बताई हैं कि उनके साथ खाले घर से आगे छीन के लेके गए जबरदस्ती। तो भाई ऐसे मामला थे, इनसे कौन लड़ता? एक यूनिट इंचार्ज और सेक्टर इंचार्ज जो है वो इलाके में सबसे ज्यादा पावरफुल होता था, किसी की नहीं सुनी जाती थी। जिसको डराना हो या इलाके से भगाना हो या मारना हो उसको धमकियां भिजवाते थे। उसकी फितरे की पर्चियां बड़ी फितरे की मशहूर हैं पर्चियों के अलावा देखें मैं आपको बताऊं, मैं वाहिद वाहिद आदमी हूं जिसने उस वक्त भी शाहिद हयात के दौर में पीर मोहम्मद शाह साहब एसएसपी ईस्ट थे, एक जगह रेड किया गया, उस बिल्डिंग से जो है वो पर्चियां और असला और गोलियां निकाली गई। सारा मीडिया उसको बोला था खाली बिल्डिंग, और वो मैं वाहिद आदमी था जिसने ये बात वायरल की थी कि वो बिल्डिंग एक यूनिट ऑफिस था एमकेएम का, अच्छा, जिसके अंदर ये काम हो रहा था, और वो बिल्डिंग जो है वो इस तरह चली थी। तो देखें ये बात तो ये है कि हमारे जो रिपोर्टिंग का जो लेवल है ना वो भी लोग डरते हैं, क्योंकि लौट के तो जर्नलिस्ट ने भी अपने घर इन्हीं शहरों में जाना है ना। कल कोई गोली मार दे, कोई कुछ कर दे, तो बात ये है कि हर किसी को अपना डर होता है। सर वाहिद फितरा था जो हिंदू भी देता था और सब क्रिश्चियन भी देते थे। देखिए वो फितरा एक लेना एक अलग बात है, और वो फितरा लेने के बावजूद भी बात ये थी कि आप शहर के अंदर अगर कोई नहीं दे तो बस वो फिर आप देखें उसको 1 हफ्ते के बाद से अगर कोई ऐसे वाकयात हैं कि लड़कों को तंग करना शुरू कर दिया जाता था। जिसके घर वाले फितरा नहीं देते थे वो घर वाले इसलिए डर के देते थे उनके बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे, बाहर बच्चों को हुटिंग करना और तंग करना, और इस तरीके से जो है फिर वो जाहिर है घर वाले कहते थे शक्लें वकलें देख ली, इनको दे दिला के फारिग करो, इनका क्या जाएगा, तो एक गोली मार के भाग जाएंगे किसी को। वार भी पीछे से करना, बाहर भी पीछे से करना। बाहर पीछे से करने के अलावा एक चीज है ना, देखें आप बात ये जुल्म जो बढ़ता है तो फिर इसी तरह खत्म हो जाता है, जलील करके आदमी को इसी तरह खत्म होते हैं वो, ऐसे नहीं होते। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। जो जो अपने इलाके में ये सब करता रहा है वो इसी तरह जलील होकर रुसवा हुआ है, जितनों ने किया है, चाहे वो किसी ने भी किया हो, लियारी अमन कमेटी ने किया हो, उनका हाल आज आप देख लें, एएनपी ने किया हो, उनका भी हाल आज आप देख लें, कोई नहीं पूछता, इन्होंने किया हो, कोई नहीं पूछता किसी। सर सुना है कि लियारी के अंदर वापस ये जो आपका कॉमरेड ग्रुप है और गैंगवार ग्रुप है वापस से मुनज़्ज़म होता जा रहा है। देखिए मुनज़्ज़म वो होता है, लेकिन बात ये है कि कब तक मुनज़्ज़म रहेगा। देखें वो तो कराची में जब ऑपरेशन किया जाता है तो सबसे पहले लियारी साफ होता है, करना पड़ता है। वो हो जाता है साफ या फिर नहीं करना है? शाहिद हयात साहब ने किया था, और सबसे पहले जाके वहाँ स्कूल के अंदर जो है वो एक तकरीब भी की थी, जिस तकरीब के अंदर शिराज नज़ीर साहब हमारे एसपी हैं, एसएसपी सिटी थे, वो भी जो है वो थे उसके अंदर, और उन्होंने जो है वो शुक्रिया अदा किया था कि जिन गलियों में घुस नहीं सकते थे उन गलियों के ऊपर जो है अब पुलिस का कंट्रोल है, और जो है लियारी से सबको खत्म कर दिया गया। तो बात यह कि देखिए सबसे ज्यादा शोर कौन मचाते थे? ये साहब मचाते थे, ठीक है। सबसे ज्यादा शोर जो था वो एमकेएम मचाती थी, हमारे कारकुनों को उठाया जा रहा है, ये नहीं किया जा रहा, वो नहीं किया जा रहा, भाई सब उठ रहे थे,
सब उठे हैं, एनपी वाले भी बराबर उठे हैं, मारे भी गए हैं, ऐसा भी हुआ है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि ये अगर दोबारा ये समझ लें कि मतलब वो इसी तरह बेवकूफ़ बना के आवाम को आ जाएंगे, अब आवाम इतनी बेवकूफ़ थोड़ी रही है भाई। अब सब नौकरियां करते हैं, सब काम करते हैं, सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सब पॉलिटिकली जो है वो अवेयर हैं। कोई भी इस तरीके से किसी को भी वोट नहीं देगा। सर लेकिन अल्ताफ हुसैन का क्या किरदार था ये सारे मामलात के अंदर? अल्ताफ हुसैन तो उस टाइम लंदन में थे और उस टाइम भी लंदन में थे, तो ये क्या वो बराह रास्त सारे मैटर देखते थे? देखें, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो इन्वॉल्व थे या नहीं थे, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, अगर वो बाहर थे, किसी घर का कोई बच्चा अगर गलती करता है ना तो उसके बाप को बुरा बोला जाता है, ठीक है, कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी तरबियत नहीं की। तो जब वो बाहर थे और यहाँ शहर में ये सब हो रहा था और वो खुद उल्टी सीधी तकरीरें करते थे, ठीक है, अब वो जो भी है ठीक है, वो तकरीरें करते थे, तो बात ये है कि जब वो ये तकरीरें करते थे तो उनको ये भी सोचना चाहिए था ना कि कारकुनों को उनको होल्ड देना चाहिए था। वो एक बंदा मारने का कहते होंगे फॉर एग्जाम्पल, ये 10-9 और मार देते थे, ठीक है, तो 10 हो जाते थे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि पावर बेतहाशा था इनके पास। ऐसा पावर था कि आपने कहीं देखा नहीं होगा जो ऐसा इनके पास ऐसा पावर था। आईजी से ज्यादा पावर होता था इलाके के मसाइल एसएचओ से ज्यादा सेक्टर इंचार्ज तो बहुत दूर हो जाता था, यूनिट इंचार्ज हल करता था। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि लोगों को डराना धमकाना और ये और वो, ठीक है, जो नहीं आया तो उसको मारने में इनको कितना टाइम लगता था, किसी और इलाके से कोई टीम आती थी और मार के चली जाती थी। बोलते हैं एसएचओज लगने के लिए हमाद सिद्दीकी के घर के बाहर एक पुलिस अफसरान की लाइन होती थी। बिल्कुल लगती होगी भाई, इसमें कौन सी नई बात है, बिल्कुल लगती होगी। ऐसे भी पुलिस अफसर हैं जो इनके पास से जो है एफिलेटेड पाए गए, पुलिस के पाक थोड़ी है कोई पुलिस में, सब बिल्कुल है। सर आपने शाहिद हयात साहब के साथ काम किया 2013 के अंदर, और इससे पहले भी इनके खिलाफ जब ये एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज हुआ और इसके साथ साथ लियारी गैंगवार के खिलाफ भी आगाज हो चुका था। सर क्या मामलात थे? आपने जीआईटीज बहुत पढ़ी और किन किन क्राइम के अंदर ये लोग मुलव्विस थे और उन्होंने क्या क्या किया? देखें, टारगेट किलिंग, भत्ता तो एक दूसरी चीज थी, टारगेट किलिंग, सीधा बंदा मार दो, ना उसको कोई वार्निंग दो, ना कुछ दो, ना कोई चीज। किसी से भी कोई छोटी मोटी दुश्मनी हो जाए, मतलब ऐसी भी दुश्मनी हो जाए कि आपकी पड़ोस में रहता हो और आपकी मुमारी हो जाए, आपको कुछ दिन बाद कोई मार देगा क्योंकि आपको हिट लिस्ट पे आ गए उसकी कोई ना कोई, तो वो इस तरीके से आपको पूरा कर देते थे। ये किया है इन्होंने, ये किया है, जो इनका हाल आज हुआ है, ये जो लिस्टें आज भेज रहे हैं मौसूफ बाहर से और जो दूसरे जितने भी हैं, तो इन सब ने ये हाल किया है मिलके इस शहर का, और इसलिए इनके साथ ये मसले मसाइल खड़े हुए हैं और ये मसले मसाइल इनके साथ सारी जिंदगी रहेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई ये समझता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला ले और फिर दोबारा एस्टेब्लिशमेंट उसको आने दे दे, तो देखिए एस्टेब्लिशमेंट में भी लोग जो है ना वो घास नहीं खाते। और बात सही है, ठीक है, हल्का फुल्का कोई रिलीफ मिल जाता है, इतना बड़ा रिलीफ इनको दिया तो है, और क्या रिलीफ चाहिए इनको? पीएसपी बना के इनको जो है वो छोड़ा तो गया काफी लोगों को, बहुत से लोगों को छोड़ा गया। वो एमकेएम में चले वापस चलेगा, वो एक अलग बात है कि पीएसपी बना के नहीं छोड़ा गया है इनको। तो सबका डेटा सबके पास है, अब वो वाली बात नहीं है कि अब ये किसी को भी मार दे, कुछ भी कर दें, वो अब डेटा सबका सबके पास है। सर तकरीरें मुस्तफ़ा कमाल साहब की आजकल, मुस्तफ़ा कमाल साहब एमकेएम पाकिस्तान के तकरीबन हम ये कह लें कि हेड कर रहे हैं उसी को, अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनका लहजा, उनका रवैया, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात करना, क्या आने वाले वक्तों के अल्ताफ हुसैन बनना चाह रहे हैं? नहीं, ना ही बने तो अच्छी बात है। और बात ये कि देखिए, जहाँ तक बात है मुस्तफ़ा भाई की, उनका एक पॉजिटिव रोल था जब तक वो एमकेएम में भी थे, मेयर थे, फिर उसके बाद उन्होंने एक बोल्ड स्टेप भी लिया, ठीक है, कि उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने बोला, लेकिन उन्होंने अपनी सियासत अपने हाथ से इस तरह ख़त्म की कि वो एमकेएम में जम हो गए। अगर वो नहीं होते और एक अलग एंटिटी बन के चलते तो उनका स्कोप बहुत ज्यादा होता। अच्छा नहीं हो गया, एक बनी बनाई पार्टी मिल गई? नहीं, बनी बनाई पार्टी नहीं सर, बताऊं बात क्या होती है? बात ये होती है कि अगर उन्होंने ये बात बोली थी कि मेरे ज़मीर की आवाज़ थी और मैं आया, उनके इंटरव्यूज़ है ना कि मैं आया अगर किसी बीमारी से मर जाता है सच बोलने से पहले, तो अपने साथ एक बोझ लेके जाता। तो बात ये है कि क्या अभी उन पर बोझ नहीं है? अब ज़मीर क्या, मैं यही तो बोल रहा हूँ, अब मतलब अब बोझ नहीं है, मतलब उन पढ़े लिखे लोगों पे ये बातें सूट नहीं करती, उनको नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो हुए थे अलग तो वो पूरी तरह अलग रहते, लड़ते 2 सीटें जीतते ना, नहीं जीतते 2-3 सीटें जीतते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हो गया सर? इधर तो काउंसलर की सीट नहीं निकल रही थी। निकल जाती सर, आने वाले वक्त में निकल जाती। खान साहब ने भी 1 सीट जीती थी, फिर उसके बाद पूरा प्राइम मिनिस्टर बने थे वो, तो निकल जाती। और अभी जेल में। कोई बात नहीं, ये तो देखें, ये तो दस्तूर दुनिया है, अच्छा वक्त बुरा वक्त, जेल वेल ये वो, ये तो आम चीज है। एक सियासत में जो आदमी आए या सियासत में जो बंदा आए और वो हक पे हो,
उसका जेल जाना नॉर्मल है। सर सियासत पे आपकी बड़ी गहरी नजर है। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जमात इस्लामी और एमक्यूएम पाकिस्तान और इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो इस बार नहीं लग रहा, खड्डे लाइन लगा दिया गया है। देखिए तहरीक इंसाफ सीटें निकालेगी अगर आज़ाद उम्मीदवारों को वोट पड़ा तो। कैंपेन नहीं कर रहे हो, कैंपेन करने की इजाज़त नहीं है, जो भी है जो मसले मसाइल हैं। ये क्या ये सही है? नहीं, सही तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री में तो बिल्कुल सही नहीं है, इजाज़त तो होनी चाहिए। बात ये है कि और जबकि उनके किसी भी कारकुनान जो ये इन पे कोई टारगेट किलिंग वगैरह के ऐसे बनी, किसी आपने काम में टारगेट लगा किलर कितने सालों ने इलेक्शन लड़वाए हैं, आपने उनको लड़े, उन्होंने इलेक्शन और जीते भी हैं, सही है। एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक सियासी लीडर थे, उनका नहीं लूंगा क्योंकि अब उनका ताल्लुक नहीं है उस जमात से। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात बोली थी कि मैं गया पोलिंग स्टेशन तो ये लंबी लाइन लगी थी और उनका जब वोटिंग का वो रेशो निकाला गया तो 5 सेकंड में उनको वोट पड़ रहे थे। एक जो उनका रेशो निकाला गया था, जो किसी एक पीपल्स पार्टी से एमकेएम में गए थे, फिर बाद में उन्होंने एमकेएम छोड़ दी थी, ठीक है। तो बात ये है कि वो ठप्पे लगाए गए थे उस पर। अब ये ठप्पे वप्पे लगने का चक्कर तो नहीं होता, अब तो फौज आगे खड़ी होती है, अब तो ठप्पे नहीं लगते हैं। लेकिन अब ये है कि इनका जीतना, अगर ये किसी भी हाल में जीतते हैं, कराची से अगर आप देखा जाए जमात इस्लामी एक मजबूत जमात है इस वक्त, क्योंकि अब सिर्फ वही अनटेस्टेड है, सारे टेस्ट हो चुके हैं, सबके हो चुके हैं टेस्ट। जमात इस्लामी प्रोविंशियल में हुकूमत बना सकती है, प्रोविंशियल में मतलब अच्छी सीटें निकाल सकती है। सर इनको सीटें तो मिल जाएंगी, क्या लगता है आपको मेयरशिप इनको जब नहीं दी गई तो? देखिए मेयरशिप नहीं दी गई, मेयरशिप देखिए टेक्निकल ग्राउंड्स पे मेयरशिप चली जाए वो एक अलग चीज़ है, एक रियलिटी है हमारी सियासत की। टेक्निकल ग्राउंड्स पे बहुत सारी चीज़ें चली जाती है, खान साहब भी तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे ही उड़े ना। बिल्कुल, कोई नई बात नहीं है इसमें, कोई इतनी मसले की बात नहीं है, ये सब होता रहता है। लेकिन बात ये है कि कंटेस्ट करना, एक टफ टाइम देना, सबसे बड़ी चीज़ ये है। अगर अभी सियासत देखी जाए तो अभी आप सियासत को देखें तो मेरा मानना तो ये है कि देखें इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए था, फिलहाल नहीं होना चाहिए था ना। लेवल प्लेइंग फील्ड है किसी के पास, मसले मसाइल हैं थोड़े बहुत। तो जहाँ तक ये है कि इन्होंने जल्दी में, ये अल्ताफ साहब ने भी जो है लिस्ट दी है, बड़ी जल्दी में दी है मेरे ख्याल में, बड़ी आखिरी मौके पे आके दी है। लेकिन ये भी सीटें नहीं निकाल सकेंगे इतनी, क्योंकि पहले वोट तो खराब करेंगे और हाँ, वोट एमकेएम का वोट खराब करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि बात ये है कि आफाक अहमद साहब हैं, हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो अगर एमकेएम संभालें या कोई संभाले तो मेरे ख्याल में उनको वोट पड़ सकता है, क्योंकि पुराने आदमी नहीं एक्सेप्ट, तो देखें एक्सेप्टेंस हो सकती है अगर वो अच्छाई के लिए आए। वो बहुत खामोश उन्होंने सियासत की है, किसी चक्कर में वो पढ़ते नहीं है इतने अरसे से, लेकिन वैक्यूम है फील्ड में ना, गैप खाली है, तो उनके लिए अच्छा मौका है कि वो आ सकते हैं उसमें। कराची के अंदर आप क्या देख रहे हैं? पीटीआई की जीती हुई सीटें कहाँ जा रही हैं? देखें कहा तो ये जा रहा है कि भाई एमकेएम जीतेगी, कहा जा रहा है, सही है सर। वो आजकल एक बड़ा जुमला चल रहा है, हमारी बात हो गई है। हाँ वो बात हो गई, देखें बात हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अगर 4 लोगों से बात कर लें तो 2 आपके खिलाफ नहीं है, उस 6 की मीटिंग के अंदर 2 आपके खिलाफ भी है। नहीं, हमारी ऊपर बात हो गई। वो ऊपर वालों की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर वालों की बात कर रहा हूँ। जो 6 बैठे होंगे ना ऊपर, उनमें से 4 अगर इनके हक में होंगे तो 2 इनके खिलाफ होंगे, 2 इनके खिलाफ होंगे, आखिर में वही जीतते हैं। पहले भी यही बोलते आ रहे थे, 2018 में बोलते थे मुशर्रफ साहब आ जाएंगे, मुशर्रफ साहब के जरिए हम हुकूमत बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इनको सबको पता है ये क्या करेंगे इधर आके, और ये क्या करते आए हैं। वो तो सर हमने देखा आजकल बयानिया चल रहा है, 22 एनए की सीटें हमें मिल जाएंगी, 24-25 हम पहले पूरा कराची जीत रहे थे। हाँ, 2018 में जिस टाइम ये जलील होके इधर से रुसवा होके गए थे, अभी बोल रहे हैं हमारी बात हो गई, ये 22 सीटें तो हमारी एनए की पक्की हैं। हाँ सही, अवाम को, महाजर कौम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। महाजर कौम देखें बेवकूफ नहीं बनती किसी से भी, पढ़े लिखे लोग हैं महाजर कौम। महाजरों को इनसे ताल्लुक क्या है एमकेएम से? सारे महाजर एमकेएम नहीं, ऐसी सर ऐसी कहने की बात है कि महाजर सारे मेरे काफी जानने वाले मेरे सर्कल में लोग हैं, सही है, मेरी वालदा महाजर है, सब एमकेएम के खिलाफ है, कोई नहीं पसंद करता। आपके घर से मैं खाल छीन के लेके जाऊंगा, आप 50 साल बाद भी बताएंगे कि आपके घर से मैं खाल छीन के लेके गया, आप वोट देंगे मुझे? कभी भी नहीं देंगे। सही तो मजबूरी थी ना उस टाइम। नहीं वो मजबूर, पैसे ऊपर भिजवाने पड़ते। देखिए पैसे ऊपर भिजवाने का मसला है तो आप किसी से बदतमीजी करेंगे, किसी का कत्ल कर देंगे, किसी को अगवा करा देंगे, जो है वो अपने इलाके के अंदर आप बदमाशी ऐसी मचाएंगे कि आपके इलाके में आपका मेहमान आए तो उसको पहले यूनिट पे एंट्री करानी पड़े और फिर वो आपके घर जाएगा,
क्योंकि वो किसी और कौमियत से ताल्लुक रखता है। ये सब होता रहा है और सब सारे कर रहे थे, सारी कौमियतें कर रही थी, जो तंजीमों में थी ना वो सारे कर रहे थे। कोई बोल रहा था पैंट शर्ट पहन के नहीं घूमो, कोई कि बाप का शहर था इनके, किसी के भी इनके बाप का शहर तो नहीं था, ये तो आम आवाम का शहर था ना, तो ये कैसे बोल सकते हैं? सर लसानी फसाद में लोग कितने मुलव्विस थे। हमने देखा महाजर कौम खास तौर पर सिंधी पठान की लड़ाई नहीं हुई, सही है, सिंधी महाजर की लड़ाई, पठान महाजर की लड़ाई, बीच में याद है आपको कटी पहाड़ी के पास जो तसादम हुआ था, और पठान इनके जो जिधर ज्यादा महाजरों की अक्सरियत थी वहां नहीं जा सकता था, और जो महाजर है वो पठानों के इलाके में नहीं जा सकता था, कान काटे जा रहे थे, नाक काटा जा रहा था, एल्फियां डाली जा रही थी। ये सब क्या था? देखें ये सब ये था कि मैं अभी आपको बताऊं, अभी आप इनको हुकूमत दे दें, मैं बोलता हूं इनको सारी सीटें दे दें, और आप 2 महीने बाद देखें क्या असर करते हैं। अगर ना ये सब शुरू हो जाए तो आप मुझे बोलिएगा। तो बात ये है कि ये ट्रेंड है इनका, शुरू होता है फिर वो ट्रेंड सारे पकड़ लेते हैं, सारी तंजीमें पकड़ लेती हैं, वो बोलते हैं हमारा हम भी मारेगा, ठीक है, वो उसमें लग जाती हैं। आम आदमी पे सरा होता है, जिसका कारोबार है, जिसने नौकरी पे जाना है, जिसके बीवी बच्चे घर पे हैं, वो काम पे गया हुआ है, जिसने कोई बोल नहीं सकता था इनके खिलाफ। ये तो अब जाके हुआ। ये मैं आपको एक सही बात बताऊं, देखिए बोलने वाली बात नहीं होगी, लेकिन ये तो जो शऊर दिया गया है आवाम को और जो बाहर निकलने का शऊर दिया वो तो बानी बेटिया ही ने दिया, कि वो कराची के अंदर उन्होंने आके जो है वो खुल के बोलना शुरू किया, तो फिर लोगों ने वोट डाला और उसके बाद जो है वो ये सारी चीजें हुई। अगर वो नहीं बोलते तो आज भी हम भेड़ बकरी होते, मतलब इस तरीके से कि जिस तरह ये चल रहा है मामला। चलो क्या कह सकते हैं हम, ये भी कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को शऊर इमरान खान नहीं दिया, सियासी शऊर तो दिया। और देखें मैं आपको एक बात बताऊं, किसी पे बुरा वक्त आने का मतलब ये थोड़ी कि कल उस पर अच्छा वक्त नहीं आएगा, और उनके ऊपर कोई ऐसा चार्ज भी नहीं है फिलहाल। एक चार्ज है वो 9 मई वाला, लेकिन बात ये है कि उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी, सब होगा। देखिए तो हम सब देखते आए हैं शुरू से। सियासी कैदी कह सकते हैं, सियासी कैदी हैं, बिल्कुल सियासी कैदी हैं। इमरान खान एक सियासी हकीकत है इस मुल्क की। अब वजीर आजम बनने से पहले शायद नहीं हो, लेकिन अब वो एक सियासी हकीकत है। और मुझे तो समझ नहीं आता, मतलब कि सबको मिल बैठ के कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि कुछ तो हारमोनियस वे में कुछ काम हो जाए। लेकिन बात ये कि चलें ठीक है, हम तो अनपढ़ हैं, थोड़े से कम लाइल में, लेकिन बात ये है कि अगर अभी वो जेल में, तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी वो वजीर आजम नहीं बनेगा। सर 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं कराची के अंदर, हमने चले इन्होंने लिस्ट निकाली है ना, मैं आपको बताऊं, इन्होंने लिस्ट निकाली है। आप इलेक्शन से एक रात पहले अगर खान साहब को बाहर निकाल लें, या सिर्फ वो बोल दें कि सुबह इन सबको वोट पड़ने चाहिए, तो उस सीट पर मैं आपको बताऊं, इंसान नहीं, अगर गधा भी खड़ा करेगी आवाम उसको वोट डालेगी। क्योंकि खान साहब के पास अभी भी इतनी पावर है, खान साहब के पास पावर है, क्योंकि देखिए खान साहब एक एथलीट रहे अपने टाइम में, एक इज्जत है वर्ल्ड वाइड उनकी। आप बाहर चले जाएं, हमारे किसी भी जो मुल्क के वजीर आजम गुजरे ना, कोई किसी को नहीं जानता, इमरान खान को सब जानते हैं। शाहरुख खान जैसा एक्टर कहता है कि मैं इमरान खान के साथ तस्वीर खिंचाने गया तो मुझे डर लगा कि मैं उनसे पूछूं तस्वीर खिंचाने के लिए। तो आप एक उनकी इज्जत का लेवल चेक करें, वो उनकी जाती जिंदगी को छोड़ देंगे, उन्होंने क्या किया, इद्दत में निकाह किया कि नहीं किया, ठीक है, उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, उनके कहने पे हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बात यह है कि वो एक सियासी हकीकत है। उनके बगैर अब इस सियासी ग्राउंड देखे आज नहीं तो कब 7 साल बाद निकल आएंगे, सही है, अल्लाह ने चाहा तो 7 साल की 14 साल की सजा होगी, 14 साल बाद निकल आएंगे, कभी ना कभी तो सियासी हकीकत होंगे। 2-3 साल कर लें आप, क्योंकि हमेशा मैं चलें आपको बोलता हूँ पूरी काट दें उनको, पूरी आप पूरी दे दें सजा, ठीक है, जो कानून में नहीं हो उनको वो भी दे दें। सर ये बयान सही है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं नेक्स्ट पीएम? देखिए पंजाब से हुकूमत बनती है हमेशा, पंजाब में उन्होंने काम किया है, ठीक है, पंजाब में वो काम करते हैं। हमारे सिंध को और कराची को तो कोई पूछता नहीं है हमारे। लेकिन सर सर्वे किया गया जितना इस टाइम पंजाब इनके मुखालिफ है। नहीं देखिए मुखालिफ तो नहीं कह सकते, देखिए काम तो उन्होंने किया है, वहाँ पे बनाई है चीजें, मैं गया हूँ, मैंने देखा है, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा, यूनिवर्सिटीज वहाँ बनती है। आप मुझे बता दें हमारे शहर के अंदर सिर्फ 2 स्टेट यूनिवर्सिटियां भी बनी हुई है, कराची यूनिवर्सिटी और फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ यूनिवर्सिटीज में, तो इसलिए मुझे पता है। हमारे शहर में एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जा सकी आज तक, एक अस्पताल नहीं बना हुआ। अस्पतालों के हालात चलें ठीक है, लेकिन अस्पतालों का इंटेक भी तो वैसी है ना। आप एक बात बताएं, एक आदमी जो रिटायर होता है और 25 लाख रुपए उसको रिटायरमेंट से मिलते हैं, वो बीमार हो जाता है और 25 लाख रुपए उसका हॉस्पिटल का बिल बन जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वो क्या जहर खाएगा? ये सारे मसले हैं ना। आप कुछ नहीं दें इस शहर को। इमरान खान ने आके यहाँ पे शौकत खानम की बुनियाद रखी हुई है। शौकत खानम बनेगा ना, आज नहीं तो कभी ना कभी तो बनेगा ना, इलाज तो लोगों का ही होगा। तो बात यह कि हमारे मुल्क में 2 फैसिलिटियां, एजुकेशन और हॉस्पिटल, ये
चले एमकेएम की हुकूमत थी ना यहाँ पे बहुत लंबे अरसे तक, दे सके वो एक यूनिवर्सिटी दे सके? उन्होंने तो अपनी नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी बनाई है सिर्फ एक, जो भी बनाई थी, लेकिन क्या वो स्टेट यूनिवर्सिटी दे सके बच्चों को? यहाँ पे कोई नहीं दे पाया। इसी स्टेट यूनिवर्सिटियों में सियासत करके वो बने। अल्ताफ हुसैन साहब कराची यूनिवर्सिटी से ही बने हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो क्यों इस तरीके से जो वो एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई? यहाँ की ज़रूरत थी, यूनिवर्सिटीज़ हॉस्पिटल टारगेट किलिंग यहाँ की ज़रूरत नहीं थी। तो बात ये है कि अगर ये सारी चीज़ें वो नहीं अवेलेबल कर सके तो वो किस तरह आप बोल रहे हैं कि इनको वोट दिया जाए या ये बेहतरी ला सकेंगे? ये बता दें, अपना कोई नुकाती एजेंडा मंशूर दे दें अपना, क्या लिखा है उसमें? किसी के मंशूर में कराची में यूनिवर्सिटी और अस्पताल है, किसी के मंशूर में नहीं है। पंजाब में सबकी है, पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि जो है वो यूनिवर्सिटी होगी, हॉस्पिटल होगा, इलाज होगा। ये हमारे पास क्या है? आप मुझे बताएं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, मिडिल क्लास, खुदा ना खास्ता मैं कल बीमार हो जाता हूँ, मेरे पास क्या 20-25 लाख रुपए इलाज के भरने के होंगे जो मैं भरूँ एक वक्त में? या मेरी वालदा बीमार हो जाए फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बता रहा हूँ, खुदा ना खास्ता, कहाँ से भरेंगे? लेकिन शौकत खानम की बुनियाद उस आदमी ने रखी जो इस शहर से बिलोंग नहीं करता था। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं कराची ऑपरेशन में। 92 का ऑपरेशन, 95 का ऑपरेशन, उसके बाद ऑपरेशन हम देखते हैं 3-4 साल बाद होते ही रहे और खास तौर पे एमकेएम के खिलाफ होते रहे। अस्करी विंग बहुत मजबूत था और बड़े कम अरसे के अंदर ये फिर मुनज़्ज़म हो जाता था, जिसके अंदर हमारे बहुत से पुलिस अफसरान थे वो शहीद हुए हैं। लेकिन कुछ दिन से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि अपने हीरोज के खिलाफ बात करके कि वो 2 नंबर कामों में मुलव्विस थे, वो ये थे वो थे। सर आप शायद हयात साहब के साथ आपने काम किया, इससे पहले बहादुर अली, ज़ीशान काज़मी, ये हमारे शोहदा हैं और सिंध पुलिस का सर का ताज समझ लें इनको, ये हैं। तो क्या वाकई हमारे जो शोहदा हैं ये विलन थे? सबसे पहली बात ये कि आप मुझे एक बात बताएं कि किसी भी शहर में ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है कि वहाँ के हालात ऐसे होते हैं कि वहाँ ऑपरेशन जो है वो करना पड़ता है, ठीक है। अब आप दूसरी तरफ आ जाएं कि अगर वो बोलते हैं कि आजकल कोई साहब आते हैं वो बोलते हैं हर जगह आके ना कि वो फला बंदा शराब पीता था, फला ये करता था, मैं वहाँ था, तो भाई तुम वहाँ क्या कर रहे थे? अगर कोई आदमी शराब पीता था या कोई आदमी जो है वो 2 नंबर था और तुम अपने आप को साफ़ी भी कहते हो, ठीक है, तो तुम वहाँ क्या कर रहे थे? तुम्हारा उसमें क्या काम था? शराब की महफिल में मेरा तो आज तक कोई काम नहीं है, मैं तो कहीं नहीं जाता रात को पार्टियां करने। एक बात आपको बता रहा हूँ कि मतलब अगर आप शराब नहीं पीते तो शराबियों के साथ आपका काम क्या? लेकिन पता मुझे सब था कि वो बंदा वहां पे बैठ के शराब पीता है रात के वक्त और मैं उसके साथ। देखिए, कहने की बात है तो डीपीएम करने की बात है, ये लॉन्च किए जाते हैं, ये प्रोडक्ट बहुत पहले से लॉन्च होते हैं इस मुल्क के अंदर और इस शहर के अंदर, खासतौर पर कराची के अंदर, और ये लॉन्च किए जाते हैं, इनको यूज़ किया जाता है, ये रखे जाते हैं इस्तेमाल करने के लिए और ये बोले जाते हैं कि ये कर दिया किसी ने, वो कर दिया। अगर इनकी असली कहानी निकाली जाए तो आप एक बात मुझे बताएं, ये बोलते हैं कि महाजिरों का कत्ल किया गया, तो बहादुर अली कौन था? बहादुर अली तो खुद महाजिर था। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि ज़ीशान काज़मी कौन था? सैयद ज़ीशान हुसैन काज़मी, ठीक है। तो बात ये है कि ये सब तो कहने की बातें हैं, ठीक है, कि कहा जाए कि जो है वो, अब आप यही काम अगर आज के दौर में कोई पुलिस अफसर करे, वो इनका हाल देख के इन लोगों का नहीं करता पुलिस का। पुलिस ने तो सपोर्ट किसी को नहीं किया भाई। बहादुर अली साहब के बेटे को, इरफान बहादुर साहब, मेरा भाई है बड़ा, इरफान बहादुर साहब को बेनज़ीर साहब ने नौकरी दे दी तो उनको नौकरी मिली, ठीक है। बाकियों को नौकरी, इरफान बहादुर साहब अगर कोई शहीद हुआ है तो इरफान बहादुर साहब ने दिलवाई, ये बात मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ। इरफान बहादुर साहब के अलावा किसी ने शहीदों के लिए काम नहीं किया। जो बाद में शहीद हो गए या किसी के बच्चे आए, कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो वो आप इरफान बहादुर साहब के पास आते हैं, क्योंकि वो खुद उस रोड से गुजर के आए हैं जिस रोड से सब चलते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। जहां तक बात की जाए तो इरफान बहादुर साहब को जो नौकरी दी गई, कितनी उम्र में दी गई थी? जिस उम्र में आदमी की पढ़ने की उम्र होती है उस उम्र में तो उनको नौकरी दे दी गई थी, उन पर जिम्मेदारियां आ गई थी। 18 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में उनको डायरेक्ट डीएसपी भर्ती कर दिया गया था। तो जाहिर है कि एक आदमी का आप उससे बचपन ले लें, उसका बाप ले लें पहले, फिर बचपन ले लें और फिर बोलें कि आपको कुछ बोले नहीं, आपके खिलाफ काम नहीं करे, तो ये तो कहने की बात है, ठीक है। और इरफान बहादुर एक बहुत मशहूर और अच्छी तबीयत का पुलिस, अच्छी शोहरत का हामिल है, एक आखिरी है वो अभी, बाकी सब तो ये पूरे कर गए, ठीक है। जहां तक दूसरी बात की जाए ज़ीशान काज़मी की, ज़ीशान काज़मी साहब के ऊपर केस था मीर मुर्तज़ा भुट्टो का, ठीक है। होम मिनिस्टर जब एमकेएम से आया तो ज़ीशान काज़मी साहब की नौकरी खत्म की गई, ठीक है, ताकि उनसे ये टैग छीना जा सके। ये मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूं क्योंकि सारी चीजों पे मेरा काम है। सितंबर 2003 में उनकी नौकरी छीनी गई,
उनको डिसमिस कराया गया क्योंकि होम मिनिस्टर एमकेएम का था, उसने उस जीशान को डिसमिस कराया और 2003 के अगले ही महीने अक्टूबर में जीशान काज़मी को अगवा करके कत्ल कर दिया गया। ठीक है, अगवा एक डील के तहत किया गया जो कि शोएब खान ने एमकेएम से की थी, शोएब खान अंडरवर्ल्ड डॉन। ठीक है, अच्छा अब ये कहते हैं कि अगर उसमें तो इनका ताल्लुक नहीं था, उसमें तो मीर मुर्तजा की किसी तंजीम का ताल्लुक था या कुछ भी, तो आप मुझे बताएं कि जिस दिन जीशान काज़मी की डेड बॉडी मिली थी उस दिन 9-0 पे दावत किस चीज की कर रहे थे? सही है, जीशान काज़मी एक बहुत बहादुर पुलिस अफसर था। जराइम पेशा अफराद बोलते हैं, कांपते थे उनके नाम से। देखिए जीशान काज़मी, मैं आपको बता रहा हूँ, जो साहब वो इंटरव्यू देते फिर रहे हैं, उन्होंने शायद अखबार पढ़ा नहीं है या वो पढ़ना नहीं जानते या उनको आता नहीं है या उनको किसी दिन मनाजरे पे बुला लेते हैं, वो अपना डेटा ले आए, मैं अपना डेटा ले आऊंगा। ठीक है, दोनों भाई बैठ जाएंगे और फिर देख लेंगे कि किसका डेटा ज्यादा अथेंटिक है। ठीक है, पहली बात ये कि जीशान काज़मी जो है वो, ये अखबार की मैं आपको हेडिंग बता रहा हूँ, जिस दिन जीशान काज़मी को शहीद किया गया उसकी डेड बॉडी मिली है। जीशान काज़मी की डेड बॉडी मिलने के बाद ऑपरेशन के जितने अफसरान थे उनकी जो है एक मोराल बहुत डाउन हो गया था, क्योंकि जीशान काज़मी को मारना एक बहुत बड़ी चीज थी। जीशान काज़मी एक बहुत ट्रेंड और एक बहुत बहादुर आदमी था। ठीक है, दूसरी चीज अगर देखी जाए तो जीशान काज़मी साहब जो थे हमारे, ये अखबार की हेडिंग है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, 2003 के अखबार की हेडिंग मैं आपको बता रहा हूं कि ये थी कि जीशान काज़मी हीरो। फिर उसके बाद एक थी कि जीशान काज़मी जब जिस इलाके का एसएचओ का चार्ज लेता था वहां बोरीबंद लाशें मिला करती थी, और जैसे जीशान काज़मी चार्ज लेता था वहां से जराइम पेशा अफराद भाग के दूसरी जगह चले जाते थे, बोरियां मिलना बंद हो जाती थी, और अकेले रात रात भर बैठ के थाने में काम करता था, और अकेला कलाशनकोफ लेके थाने के गेट पे बैठता था और ये बोलता था कि कोई आके हमला करना चाहे तो वो कर सकता, और किसी में दम नहीं था कि अकेले आदमी का भी मुकाबला कर सके, क्योंकि वो जीशान काज़मी था। ठीक है, अब दूसरी चीज जहां तक ये बात की गई है कि उनको शहीद कैसे किया गया, क्या किया गया, देखें बात ये है कि जो साहब ये कहते हैं ना कि वो अल्ताफ हुसैन की तस्वीर से डरता था और ये था और वो था, देखें वो क्या मतलब, ये कोई आपके आम सोच और फहम का आदमी उसका दिमाग एक्सेप्ट कर रहा है ये बात? देखें उनकी एमकेएम से लड़ाई नहीं थी, उन सबकी जराइम पेशा अफराद से लड़ाई थी जो कि एमकेएम से जाके मिलते थे। ठीक है, कोई एमकेएम वालों को नहीं मार रहा था, जराइम पेशा अफराद को मारा जा रहा था। फिर वो बाद में कह रहे हैं कि फला की बहन की कान की बालियां ले ली और फला के साथ ये मसला कर दिया और ये मसला कर दिया। भाई तुम वहां क्या कर रहे थे? तुम वहां क्या कर रहे थे? आप मुझे बताएं ना कि तुम वहां कर रहे, तुम तो फिर साफ ही थे, तुम अखबार में लिखना चाहिए थी ये बात, तुम लिखते। ठीक है, तो इसका मतलब ये बातें हैं कि ये सारी चीजें जो है ना डिफेम करने के लिए इनको बनाई गई। अच्छा, जीशान काज़मी को शहीद किया गया, उसके पूरे 6 महीने बाद तौफीक जाहिद को मस्जिद के अंदर जुम्मे की नमाज पढ़ते हुए जो है अप्रैल के अंदर वो जुम्मे की नमाज पढ़ रहे थे, जुम्मे की नमाज के दौरान उनको शहीद किया गया। खुतबे के दौरान एक बंदा आया और उसने फूलों की टोकरी दी और आगे पीछे से एक ने फायर मारा जो उनके सर पे लगा और फायरिंग हो गई। उनके वालिद साहब ने, तौफीक जाहिद साहब के वालिद उस टाइम हयात थे, जिन्होंने ये बयान दिया था कि एमकेएम वालों ने मारा है इनको। ठीक है, एमकेएम के इलाकाई लड़कों ने। फिर उसके 1 महीने बाद हैदर बेग साहब जो कि टैक्सी चलाते थे, एसएचओ सरजानी रहे थे अपने टाइम में, बड़े स्मार्ट होते थे, खूबसूरत से, उनके बिल्कुल 1 महीने बाद हैदर बेग साहब को गुलजार हिजरी में उनकी दुकान पे कहीं वो बैठे हुए थे, कपड़े की दुकान वो चलाते थे, क्योंकि रोजगार तो सबकी नौकरियां तो इन्होंने छीन ली थी ना। अच्छा, हाँ, सबको पहले डिसमिस कराते थे, ये सस्पेंड फिर डिसमिस, फिर उसके बाद जो है ना वो मरवा देते थे ताकि उनको पुलिस का टैग ना मिल सके। ठीक है, सिक्योरिटी उनसे ले ली जाए ताकि, सिक्योरिटी के अलावा देखें फाइनेंशियल तौर पे आदमी जो है क्रैश कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरी चीज ये कि पुलिस का टैग मिलेगा, ये मिलेगा वो। तौफीक जाहिद साहब के साथ पुलिस का टैग था, हैदर बेग के साथ भी नहीं था, जीशान के साथ भी नहीं था। हैदर बेग बड़ा अंडररेटेड रहा है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ अंडररेटेड है लोगों की नजरों में, लेकिन काम उसने बहुत ज्यादा किया था, वो अंडररेटेड रहा है। तो बात ये है कि जो हैदर बेग साहब थे वो कपड़े की दुकान चलाते थे या टैक्सी चलाते थे, एसएचओ सरजानी रहे थे। आप मुझे बता दें, ये कहते हैं कि मैं असलम के पास गया, असलम के घर में वॉशरूम नहीं था, फॉर एग्जांपल, ये बात उन्होंने बोली या नहीं बोली है? एक छत इतनी सी थी, छत इतनी सी, और फिर वो कह रहे हैं दूसरी बारी में कि मैं असलम ने मुझे थाने बुलाया, अलमारी खोली, अलमारी में नोट ही नोट पड़े थे। यार तुम एक बात बता दो कि जो है वो मुख्तार लड़का था या लड़की थी? मुझे एक बात बता दो, सही है? तुम कह रहे हो कि उसके पास इतना पैसा था, दूसरी तरफ तुम कह रहे हो उसके घर में बाथरूम नहीं था, वो गरीब था, ये था वो था। फिर एक तरफ तुम ये बात कह रहे हो कि इन पुलिस वालों ने बड़ा माल कमाया, तो ये कस्बा पुरसी की हालत में कैसे मर गए? अगर इनके पास इतना माल था तो टैक्सियां क्यों चला रहे थे भाई?
इनको तो कहीं इस्लामाबाद में कहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए था। इतना पैसा था, नौकरी के पीछे क्यों मार रहे थे, सैलरीज पे क्यों चल रहे थे अपनी, कि इनके लिए सैलरी इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इनकी सैलरी छीनी गई तो ये गरीब हो गए। ठीक है, इनमें से सिर्फ एक आदमी था जिसने कभी डील नहीं बनाई एमकेएम के आने के बाद, वो थे रावण भाट साहब। ठीक है, चाहे वो उनकी जो भी जैसी भी ड्यूटी हो, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, ठीक है, उस दौर का। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप देखें, ये इन सबको मारा गया, अगर ये सब इतने, मैं देखें, मैं अगर इतने बेगुनाहों को मार रहा हूँ ना, तो मैं भी घर में कहीं छुप के बैठा पाऊंगा। ठीक है, मैं बाहर रोड पे थोड़ी फिर रहा हूँ कि यार मुझे कोई मार देगा, क्योंकि मैंने अगर किसी गलत आदमी को मारा होगा तो मैं सही में बोलूंगा यार सही तो मारा है इसको, गलत आदमी था। इजाज शाह साहब, इजाज शाह बहुत ही स्मार्ट, एक उनकी तस्वीर है, बड़ा स्मार्ट सा एक लड़का होता था इजाज शाह। इजाज शाह को कोरंगी में क्रिकेट खेलते हुए मारा गया था। कोरंगी के रहायशी थे जी, कोरंगी के रहायशी थे, उर्दू स्पीकिंग थे, बिल्कुल। अब आप मुझे बता देंगे इनके सारे फैक्ट तो इन्हीं के साथ तजाद करे जा रहे हैं, उर्दू स्पीकिंग। लोग कांपते थे इजाज शाह से, इनके मारने का वो भी। देखें, बात ये कि मारने का तरीका देखें, अगर मैं, आप मुझे बोलेंगे कि किसी ने 100 कत्ल किए और उसको मारना, तो मैं बड़ी खुशी खुशी मारूंगा जाके, अगर मेरे पास रियासती पावर होगा तो। ठीक है, तो आप ये कह दें कि अगर कानून के अभी के निज़ाम को देखते हुए ट्रायल चलाएंगे, तो ट्रायल में क्या हो रहा है इनके साथ, जेलों में जो बैठे हुए हैं, ट्रायल के अंदर क्या हो रहा है, हम तो इनको खिला पिला के ऑलमोस्ट ठंडा कर रहे हैं और कुछ भी वो तो कह रहे हैं साने बल्दिया टाउन में जो हमारे थे जुबैर चरिया और रहमान भोला, वो भी बेकसूर हैं। देखें, बोलने के लिए तो मैं सब कुछ कह दूं कि भाई बेकसूर है। ठीक है, वही अगर ये आज जिनको इन्होंने मारा है ना, इन सब ने, ऑपरेशन वालों ने जितनों को मारा है, अगर वो आज जिंदा होते तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे अक्यूट हो जाते और सारे बेकसूर होते। वो कानून में एक रूल है, अक्यूज इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। जो हमारा मुजरिम होता है ना, उसको इतनी आराम, कौन गवाही देता है इनके खिलाफ आके, कोई गवाही देता, कोई भी नहीं देता। जहां तक आप देखें तो जितने भी पुलिस अफसर हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम 2-4 के अलावा किसी के बच्चों को नौकरी नहीं मिली। नासिरुल हसन साहब शहीद हुए थे, उनके बेटे को भी इरफान बहादुर साहब ने नौकरी दिलवाई थी, जो फहद हुसैन इस वक्त SHO गुलिस्तानी जौहर है मेरे ख्याल में, बिल्कुल गालिबन। तो ये सारी चीजें होती हैं, इतना आसान नहीं होता, और जब ये पार्लियामेंट में बैठे हुए हो तब तो बिल्कुल ही आसान नहीं होता। सर मतलब ये तरीका वारदात ये था कि पहले नौकरी से बरतरफ करवाया जाए ताकि प्रोटोकॉल, सियासी और ये सब चीजें इनकी खत्म हो जाए, और फिर इनको लाके रोड पे देखें उनको लाया जाता था इसी तरीके से। हमारे पुलिस का फेलियर नहीं है, पुलिस का इदारे का फेलियर है। उस वक्त के बैठे हुए IG, एडिशनल IG सब इन्हीं के लगाए हुए थे ना, तो उनका वजारत दाखिला इनके पास थी, तो वजारत दाखिला इनके पास थी। और दूसरी चीज ये है कि उनका फेलियर है। आप मुझे बता दें कि जितने भी हमारे शहीद हुए पुलिस अफसर, 4 अगस्त जो पुलिस डे कराया गया, वो मैंने सारी मेहनत की है, मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले कभी भी जो है वो पुलिस में कोई शहादा वगैरह का कोई दिन नहीं था, कोई दिन नहीं था उनका। आप इरफान बहादुर साहब से पूछ लीजिएगा जाके, अगर मैंने काम किया था या मैंने नहीं किया था। जिनके दिन पे शहादत का दिन है ना, सिफत गयूर खान साहब, 4 अगस्त, उनकी बड़ी बहन भी मेरे राब्ते में है, वो बाहर है इस्लामाबाद में, IGFC के सिफत गयूर खान साहब, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया था कि आपने ये दिन जो है वो करवाया, तो उसके लिए सारे एफर्ट्स आपके थे। तो ये सारी चीज़ें देखें, हमारे मुल्क में ये सब होती रहती हैं और हम इसके यूज टू हो गए। और सर वजह क्या है, 3 साल पहले ऑपरेशन शुरू होता है, पूरा क्लियर कर दिया जाता है, फिर 3-4 साल के अंदर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिर वो रूज पे आ जाते हैं, फिर आप उनके पीछे लग जाते हैं। देखें ये मामला क्या है? देखें, क्लियर क्या किया जाता है, क्लियर थोड़ी किया जाता, वो भाग जाते हैं कुछ अरसे के लिए, कहीं सियासी पनाहे ले लेते हैं। ठीक है, अभी भी यही हुआ है, सेम ट्रेंड चल रहा है, आपने और मैंने देखा है, सिर्फ शक्लें बदली हुई है, ट्रेंड तो वही है। अभी भी सियासी पनाहे ली हुई है, फिर इलेक्शन लड़ रहे, फिर एक हो जाएंगे, फिर आगे फिर मारामारी करेंगे, किसी को भी मारेंगे, किसी जो मिलेगा हो सकता है मुझे मार दें। सर 92 का ऑपरेशन हुआ, फिर 95 में ऑपरेशन हुआ, फिर 99 में जाके ऑपरेशन हुआ, फिर हमने देखा मुशर्रफ साहब इनको फिर लेके आ गए, वजारत दाखिला दे दी, फिर इनको अपने उरूज दिया, फिर जब वो सर के ऊपर से पानी गुजर गया, फिर आप उनके खिलाफ ऑपरेशन करो, तो फिर इसका मतलब तो आप अपने मकासद के लिए इस्तेमाल तो कर रहे हो ना इनको। देखें, मकासद के लिए इस्तेमाल करना, दूसरी चीज ये कि मुझे आज तक समझ नहीं है कि परवेज मुशर्रफ साहब को ऐसी कौन सी नॉलेज थी है, ऐसी कौन सी उन्होंने किताब पढ़ी थी कि इनको पावर दे दिया गया था इतना सब करने के बाद। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि जब अखबार में जो है ना, जब एमकेएम को कोई कारकुन लड़ाई झगड़े में भी मारा जाता था, उसके साथ शहीद लिखा जाता था। इसी मुल्क का ट्रेंड है ये, तब भी स्टैब्लिशमेंट इसी मुल्क में थी ना, तब क्यों हो रहा था ये सब, और तब उसके बाद अगर हो रहा था तो अब क्यों हो रहा है,
अब कैसे हो रहा है, कौन करने दे रहा है, क्यों करने दे रहा है? ये आवाम जो है कि अब मरने के लिए पैदा हुई है, मतलब आप सबको मरने के लिए छोड़ दें किसी ना किसी सियासी आदमी के हाथ में। तो इसलिए हो रहा है। देखें कि अब ये बिल्कुल एंड है। देखें, मैं आपको बताऊं, माफिया सिस्टम इस मुल्क में इतना मुनज़्ज़म है, हम उससे लड़ नहीं सकते, लेकिन हम उसको वक्ती तौर पे एक जगह ढकेल जरूर सकते हैं। और मैं हमेशा से जब भी काम करता हूँ, मेरा कभी भी मकसद ये नहीं है कि इसको ख़त्म कर दो या ये ख़त्म हो जाएगा और करप्शन फ्री हो जाएगा पाकिस्तान में। हमेशा एक वक्त तक ढकेलने ही करता हूँ, हमें उसमें से रह के आवाम को रिलीफ देना है। अच्छा सर, ये थी एमकेएम लंदन की कहानी, और अब हम चलते हैं सोशल मीडिया पर। ठीक है। बीच में अगर हम बात कर लें, 2008 के बाद, बेनज़ीर की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी का हुकूमत मिली, जिसके बाद कराची के बहुत बुरे हालात हुए। कराची के अंदर फ्री हैंड दिया गया एमकेएम को भी, और पीपल्स पार्टी ने भी सही बिल्कुल मफाहमत की सियासत के अंदर बेड़ा गर्क कर दिया कराची के शहरियों का। बिल्कुल। जिसके अंदर हमने देखा ये जो रोडों पर मोबाइल छीनना है, डकैती की वारदातें, इनमें इजाफा हुआ, और वो ऐसा इजाफा हुआ कि आज तक हम उसके ऊपर काबू नहीं पा सके। कराची शहर के अंदर अगर किसी का मोबाइल छीनता है और वो सोशल मीडिया पर आकर फहाद बलोच को टैग क्यों करता है, क्यों वो सिंध पुलिस के पास नहीं जाता? देखिए, असल में बात यह है कि मैंने बहुत अरसे काम किया है, मतलब मेरे ताल्लुकात जो दोस्त यार हैं सारे वो हेल्प करते हैं मुझे, जितने भी सोशल कॉजेज होते हैं ना, जिस किसी की मदद करनी होती है, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि शाहिद आयात साहब जब एडिशनल आईजी कराची आए थे तो मेरे पास बहुत सारे मैटर मेरे पास ही थे। तो उसमें ये होता था कि एडिशनल आईजी ऑफिस इन्वॉल्व हो जाता था, मोबाइल ट्रैक हो जाते थे, मोबाइल मिल जाते थे। ठीक है। फिर उसके बाद मैं होम मिनिस्टर साहब के साथ, सोहेल अनवर सयाल साहब के पास 1 साल रहा, उनके पास रहा तो 2017 से 18, तो उसमें रहा तो उनका भी एक रोल था बहुत अच्छा। जितनी भी कंप्लेनें थी सारी हल हो जाती थी और सारे मामला हल हो जाते थे, पीपल्स पार्टी के थे वो। लेकिन बात यह है कि जहां आप दहशतगर्दी और इन सारी स्नैचिंग और क्राइम्स की बात करें और पॉलिटिक्स की बात करें, जो 2008 के बाद से हुई, 2008 के बाद से 2013 तक तो ऐसी सियासत हुई कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि महीने में 2-4 छुट्टियां तो लाजिम थी। ठीक है। 100 के हिस्से पूरे कर रहे होते थे हम। आज 100 मर गए। 100 मर गए। ठीक है। तो उसमें एमकेएम के खुद के एमपी वगैरह भी शहीद हुए। ठीक है, मारे गए। तो बात यह है कि ऐसा नहीं है कि जो है वो हर कोई गलत होता है, लेकिन बात यह है कि हमें ये देखना है कि इदारों का रोल उसमें क्या था। इदारों का रोल जीरो था, नील था। टारगेट किलिंग हो रही है। मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि एक वक्त के, मैंने खुद देखा कि न्यूज में चल रहा है कि एक वक्त के, उस वक्त के आर्मी चीफ साहब आए हमारे मुल्क में, शहर में, कराची में, और टारगेट किलिंग शुरू हो गई। पूरा शहर बंद हो गया बिला वजह, सिर्फ दिखाने के लिए, उन्होंने पावर दिखाने के लिए एमकेएम ने बंद कराया था। हमारा पावर है शहर में। जो हमारी 12 मई है, आपके सामने की बात है ना, 12 मई की, सानिया 12 मई सबके सामने कि उन्होंने चीफ जस्टिस को जो है वो दिखाने के लिए पूरे शहर के अंदर क्या किया था। तो बात, मकासद तो किसी और के थे। मकासद तो देखें वो किसी के भी हो, तो रोल तो सबका था ना उसके अंदर। रोल तो आपको पता है ना कि रोल सब सारे अदा कर रहे थे उसके अंदर, सब, कोई भी हमाम में जो है वो धुला हुआ नहीं था। तो बात यह है कि जहाँ तक हम इस चीज़ को देखते हैं कि सारे मामलात को, क्राइम्स को, इन सारी चीज़ों को सोशल मीडिया पे टैग होने की वजह ये थी कि मैंने इज्जत कमाई। और मैंने कभी ज़िंदगी में, हो सकता है मेरे नाम की वजह से लोग बोलते होंगे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा उर्दू स्पीकिंग को ही रिलीफ मिला है। मैंने जितना काम किया है, और मेरे सारे दोस्त उर्दू स्पीकिंग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये बात कह देना कि देखें कि इस मुल्क में सिर्फ जो है शहर में किसी के साथ, एक के साथ जुल्म, देखें सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन बात क्या है कि अगर मैं यही चीज़ पकड़ के बैठ जाऊँ और मैं बोलूँ कुछ बेहतर नहीं हो सकता, मैं तो असला उठा के लड़ूंगा, तो देखें असला उठा के नहीं लड़ा जा सकता। पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, ये एक मिसाल है। ये मिसाल इसीलिए दी जाती है कि कलम जो है ना वो ज़्यादा पावरफुल होता है, और हमने कलम से चीज़ें जीती हैं। सोशल मीडिया हो, कोई भी चीज़ हो, आज भी हो, कोई काम हो, वकील बने, तो वकील बनने के बाद हमारे पास किसी का भी मैटर आता है, अगर कोई ऐसा बंदा होता है तो हम उसके केसेस फ्री ले लेते हैं, बड़े बड़े केसेस फ्री ले लेते हैं। कोई भी नहीं, कत्ल का केस भी होगा फ्री ले लेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, और अच्छे बड़े खतरनाक मुलजिम के खिलाफ लड़ेंगे। तो देखें, मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, लेकिन बात यह है कि हर किसी को जो है ना वो अपना एक रोल प्ले करना चाहिए इसके अंदर। सर, मेरा सवाल ये है कि फहाद बलोच को टैग करके लोग अपने मामलात हल करवा रहे हैं, जो कि उसकी जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपके इदारों की जिम्मेदारी है। आपके इदारों पर इतना एतबार नहीं है कराची के अवाम को, लेकिन फहाद बलोच पर एतबार है। फहाद बलोच उनका मैटर सॉल्व करवा सकता है। किसी का मोबाइल छिन गया, उस मोबाइल को रिकवर करवाने में फहाद बलोच उनकी मदद कर सकता है, लेकिन जिनका काम है वो मदद नहीं करते। मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है, एक तो देखें, मैं बहुत छोटी उम्र से काम में था,
तो जिस काम में था उसकी वजह से मेरे दोस्त यार सारे जो उस टाइम एसपी डीएसपी भी होते थे आज वो डीआईजी आईजी हो गए, ठीक है। तो एक चीज़ ये है, एक बड़ा पावरफुल एक जो वजह है ना उसकी ये। और दूसरी चीज़ ये है कि पुलिस के पास लोग जब भी जाते हैं तो पुलिस क्या करती है, क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, लाओ एप्लीकेशन लिखो, चलो करिए और चले, क्यों गए थे, ठीक है क्यों गए थे, रात को क्या कर रहे थे, ये वो। देखिए लोग, ये पढ़े लिखों का दौर है, लोग बुरा मानते हैं इन सब चीज़ों से, ठीक है। अगर आप किसी से तमीज़ से बात करेंगे ना तो वो आपको मैटर भी देगा, आपको सुनेगा भी, सही है, और मामला हल भी हो जाएगा। इधर तो दूसरी चीज़ कोई बात ही नहीं होती। हमारे मुल्क में बात ये होती है कि कोई भी थाने जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे साथ मामला आते हैं, मैं कितनी दफ़ा एसएसपी से फ़ोन कराया और एसएसपी से फ़ोन करने के बावजूद भी एफआईआर नहीं कट रही होती। फिर उसके बाद जब एसएसपी साहब एक गर्म फ़ोन करते हैं ज़बरदस्त किस्म का, क्योंकि उनके जहन में ये बात होती है नीचे वालों के, अब वो चीज भी मैं आपको बता दूं कि उनको कर लेनी चाहिए। वो कहते हैं कि एसएसपी क्या करेगा, एक दफा फोन करेगा, 2 दफा करेगा, एडिशनल आईजी क्या करेगा। आजकल ये नीचे वाले जो है ना ये खुद आईएसपी और डीआईजी बने हुए होते हैं, समझ रहे हैं आप। तो बात ये होती है कि इनको पता नहीं होता कि ऊपर से वो 10 दफा भी फोन करेगा, क्योंकि हम 10 दफा भी उसको बोलेंगे। मैं तो 10 दफा भी बोलता हूँ फोन करो, अभी करो, अभी करा के दो, और वो होता है काम, कराना पड़ता है। वजह ये है कि चले मेरे ताल्लुकात है, लेकिन मैं उसको एक अच्छे वे में यूज कर रहा हूँ ना, सबके लिए, पूरे शहर के लिए, कि किसी का कोई मसला हल हो जाए और उसमें दुआ मिल जाए। कोई जाति, कोई पैसों की, कोई लालच नहीं है। मेरे अपने लॉ के केसेस जो मेरे पास कभी कभार आते हैं, कोई भी सारी चीजें आती हैं, उसमें मेरे पास कोई आता है बाहर से आ रहा होता है, यार आपके लिए गिफ्ट लेके आया, ये लेके आया, मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं, काम नेकी के लिए किया गया था, इसको लालच की नजर नहीं किया जाए। इस वजह से नहीं किया जाए क्योंकि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि कल मैं ना हूँ, शायद मेरी नस्ल के साथ कोई करे, या मेरे पीछे वालों के साथ कोई करे, या हो सकता है मेरे साथ कोई करे। और ऐसा हुआ है, अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी जगहों से निकाला है जहां से हम कभी निकलने का सोच भी नहीं सकते थे। तो ये सदका जारिया है, सदका जारिया के तौर पे एक काम करना चाहिए। और मैं हमेशा से सोच के यही करता था, शुरू में काम करना शुरू किया। फ़हीम भाई की बात कर रहे हैं ना, फ़हीम सिद्दीकी भाई, सबसे पहले जियो एफआईआर पे एक वीडियो आई थी जिसके अंदर एक एएसआई जो है वो एक खातून को एक साहिल समंदर पे मार रहा था। तो उसका मैंने अख्तर गोरचानी साहब को मैटर भेजा था, उन्होंने एडिशनल आईजी कराची थे वो उस वक्त, उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया था। तो मैंने वहां से पहले अपनी जिंदगी का काम करना शुरू किया था, 2010-11 की बात है। और फ़हीम भाई ने अपने ऑफिस भी बुलाया, उनके रिपोर्टर्स मिले, ये वो, और उन्होंने बोला यार आप तो बहुत छोटे हो मतलब इस काम के लिए। फिर वहां से एक शौक बन गया, करते रहे, लोगों के मैटर हल करते रहे, किसी का भी करवा दिया, कि जान पहचान का करा दिया। मैं अपने इलाके में जहाँ रहता हूँ उस इलाके के अंदर अगर मेरे पास कोई वकालत का मैटर है, मैं पैसे नहीं लेता। मेरा मानना यह है कि मैं पढ़ लिख के इसलिए अपने इलाके में लौटा हूँ कि मैं अपने इलाके के लिए कुछ कर सकूँ, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, चाहे वो किसी भी तंजीम से हो, चाहे वो एमकेएम के ही क्यों ना हो, मैंने उनके भी काम करके दिए, इसलिए कि कोई मसला नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे फ़ाद बलोच, और इनकी जानिब से जो 8 फरवरी को इलेक्शन के ऊपर भी बात की गई है और उन्होंने अपना तज्जिया भी रखा। और ये जो एमकेएम लंदन की जानिब से लिस्ट निकाली गई है और जो ये उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं 8 को, इनका क्या फ्यूचर होगा उसको भी इन्होंने बड़े तरीके से बताया कि इनका क्या मामलात है। और ये हकीकत है कि ये जो एमकेएम लंदन की उम्मीदवारों की लिस्ट निकली है, इससे एमकेएम पाकिस्तान को बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।